वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए स्पेशल 23 और 24 जुलाई को रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए 2011 से लेकर 2021 तक पूछे गए शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज तक पेपर में आए हुए हैं। हो सकते हैं ये क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। लगभग मैंने आपको 5 वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं, यानी प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं। तो लगभग सारे वीडियो 10 से वीडियो होंगे, इसमें आपको 300 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे आपके 10 से 15 क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से रिपीट हो जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं विद्यार्थी तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों की। निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर है? अब ये सीखने के लिए सही स्तर का क्रम है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को आराम से देख लेना, अच्छे तरीके से रिपीट कर लेना। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और बोध और प्रज्ञान, तो ये आपको याद रखना है। इसका क्रम क्या होगा? सही के सीखने के सही स्तर क्या होंगे? तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, उसके बाद प्रज्ञान। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, हम ज़्यादा से जितने क्वेश्चन निकालेंगे उतने फ़ायदा होगा। और जो विद्यार्थी तैयारी साल से करें या 6 महीने से करें और जिनके विद्यार्थियों की पहले से तैयारी है, तो वो क्या है इन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं वो भी जवाब क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, तो चिंतन एक ज्ञानात्मक मानसिक पहलू है। क्या है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चिंतन क्या है? तो चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग चिंतन है। क्या है? प्रतीकों का प्रयोग ही चिंतन है। ये याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ये है मांसपेशीय क्रियाएं हैं, चित्र है, प्रतीक व चिन्ह है और भाषा है। ये आप जानते हैं। और मांसपेशीय क्रियाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चिंतन की प्रक्रिया में शामिल किया गया इनको। आगे बात करेंगे, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो समस्या आएगी तो चिंतन प्रारंभ होगा। आगे बात करेंगे, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? तो चिंतन नहीं है स्मृति का, अधिगम है, धारणा है और पुनः स्मरण। तो इसका आंसर चिंतन नहीं है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा चिंतन में अति आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं होता है? तो भाषा नहीं होता है, संप्रत्यय होता है, प्रतिमा होती है, प्रतीक होते हैं, प्रतिमा यानी चित्र, और प्रतीक होते हैं चिन्ह। आगे बात करेंगे, सवली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। अब ये चिंतन के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे पीछे 2011 से 2021 तक पूछे गए एग्जाम में आए गए हैं, और इनसे रिपीट वापस एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही क्वेश्चन जब पेपर में छप जाएंगे। काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की सवली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। किसकी? काल्पनिक विचार की और इच्छाओं की वह अभिव्यक्ति होती है। तो ये आपको पढ़कर जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण है? तो सवली चिंतन, ये याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण कौन सा है? सवली चिंतन। आगे बात करेंगे, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है। तो आलोचनात्मक चिंतन होगा ये, यानी अगर कोई एक श्याम व्यक्ति है वो क्या कहता है, गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के बाद ही कोई वस्तु खरीदता है, तो ये उसकी आलोचनात्मक चिंतन है। आगे बात करेंगे, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा? राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। उपयुक्त उदाहरण में निहित चिंतन का उदाहरण होगा, तो अभिसारी चिंतन होगा। ये आपको याद रखना है, ये अभिसारी चिंतन के अंदर आएगा। आगे बात करेंगे, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ए ऑप्शन क्या है? न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। ब ऑप्शन है इसका, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में उसके अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ये किसके अंदर शामिल होगा? तो ये होगा आलोचनात्मक सोच होगी। क्या होगी? आलोचनात्मक सोच। आगे बात करेंगे, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास शब्द का अर्थ बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्नोद। क्या हो जाएगा? अंतर्नोद इसका आंसर हो जाएगा। प्यास, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास का अर्थ है अंतर्नोद। आगे बात करेंगे, निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? तो संबंधन का नहीं है। भूख है, प्यास है, काम है, लेकिन संबंधन का कोई जैविक आधार नहीं होता। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है?
तो भूख प्यास यौन ये तो है, लेकिन उपलब्धि की आवश्यकता क्या है, जन्मजात व आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। तो अर्जित प्रेरक का कौन सा है, इसमें दो ऑप्शन है, पुरस्कार और रुचित। ये क्या है, अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। आगे बात करेंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणात्मक चक्कर का सही क्रम का चयन कीजिए, और ये छप सकता है अब की बार। तो इसका सही क्रम याद कर लेना, आवश्यकता, उसके बाद चालक, उसके बाद प्रोत्साहन, उसके बाद पुरस्कार। अब ये देख लो, आवश्यकता, उसके बाद चालक, इसके बाद प्रो और पै शब्द बाद में आएंगे दोनों भी, और आवश्यकता और चालक पहले आएंगे, उसके बाद प्रोत्साहन और पुरस्कार पहले बाद में आएंगे। ये कंफ्यूज मत होना, आवश्यकता, चालक, उसके बाद प्रोत्साहन और उसके बाद प्रोत्साहन किसका है, ये अभिप्रेरणात्मक चक्कर है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। हो सकता है कि उसी प्रकार पूछ ले जाए कि निम्न में से अभिप्रेरणात्मक चक्कर के शामिल नहीं है, आपको दो तीन ये दे दिए जाए, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन एक अलग दे दिया जाएगा। तो आपको ये क्रम याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। तो आवश्यकता ड्राइव प्रेरित है, प्रोत्साहन है, ये देखो दे दिया ऑप्शन यहाँ पे, आवश्यकता दे दिया, प्रेरित दे दिया यहाँ पे। अब ये दबाव नहीं है, तो मैंने कहा था ना इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्रम याद करना है, आवश्यकता, उसके बाद चालन, उसके बाद प्रोत्साहन, उसके बाद पुरस्कार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, दबाव इसमें नहीं आएगा। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। अभिप्रेरणा के बारे में बताना है कि कौन सा नहीं होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहज संबंध स्थापित करने के लिए प्रगति की। तो इसका आंसर हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये जो है अभिप्रेरणा परिणाम नहीं है, बल्कि ये सारे हैं कि कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, और जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि। तो अभिप्रेरणा ये देखिए क्या है, अभिप्रेरणा शिक्षा का मूल आधार है, जिससे अध्यापक छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, उनकी वांछित क्रियाओं को प्रोत्साहित और अवांछित व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। तो ये अभिप्रेरणा एक अध्यापक के लिए है। आगे बात करेंगे, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, तो ये है शीघ्र सीखता है। क्या है, शीघ्र सीखता है, ये इसका प्रभावशाली घटक होगा। ध्यान करता, इससे बालक स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, ये कोई बात नहीं, शीघ्र सीखता है बालक अभिप्रेरणा सीखने से। आगे बात करेंगे, ये देखिए अभिप्रेरणा शिक्षा का मूल आधार है, इससे अध्यापक छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। ये और अध्यापक छात्र को बार बार प्रेरित करके उसके सीखने की गति में वृद्धि कर सकता है। ये जो है इसका सीखने का तरीका है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था, तो ये मोस्लो ने दिया था। किसने दिया था, मोस्लो ने। तो यहाँ पे देखिए थार्नडाइक है, गिलबर्ट है, कोफा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोस्लो। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थार्नडाइक ने दिया था। आगे बात करेंगे, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। आगे बात करें, 2 ऑप्शन नंबर क्या है, इसने क्या पूछा है कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। आगे बात करेंगे, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य पुरस्कार से स्थायी वातावरण परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक परिप्रेरणा का प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है, यानी बाह्य प्रेरणा कब होती है, जब अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करे, यानी कोई भी पुरस्कार पाने के लिए वो क्या करे, उसको कार्य करे। तो ये इसका कथन जो है सहमत है इससे। किससे, अध्यापक इस कथन से सहमत है। तो ये देखिए पुरस्कार व दंड बाह्य अभिप्रेरक होते हैं।
आगे बात करेंगे, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे प्रेरक कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लेना, बहुत अच्छी है। प्रेरक क्या है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। आगे बात करेंगे, अभिप्रेरणा वर्णित होती है तो ये होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा और भावनात्मक जागृति द्वारा जो है अभिप्रेरणा वर्णित होती है। आगे बात करेंगे, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है तो उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु जो है कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु। आगे बात करेंगे, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार की अभिप्रेरक है तो ये सामाजिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है तो ये सामाजिक अभिप्रेरक है। अगले क्वेश्चन देखिए, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया तो यह किसका अर्थ है, ये है बाह्य प्रेरणा का। किसका, बाह्य प्रेरणा का अर्थ है कि एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे एक अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है तो इसका अर्थ क्या होगा, बाह्य प्रेरणा। क्या होगा, बाह्य प्रेरणाएं। आगे बात करेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिक्षेप्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है तो यह करता है व्यवहार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। इसने कहा कि बाह्य प्रेरणा क्या है, एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में एक अंत है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि बाह्य प्रेरणा क्या है, एक अंत की युक्ति है, लेकिन आंतरिक प्रेरणा के बारे में इसने कहा कि ये अपने आप में ही एक अंत है। आगे बात करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, ये तो गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती है तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा, एक सही है, बाकी सब गलत है। यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि विभिन्नता हो सकती है। आगे बात करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है तो एक शिक्षक से बच्चों को स्वाध्याय करने के लिए छोड़ देना, ये शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं तो ये है उपयुक्त सभी है। बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृद्धि में पाए जाते हैं, गतिवाहिक योग्यता में भी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेना, पक्का क्वेश्चन रिपीट होंगे। व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं, किस में पाते हैं, प्रतिमानता में पाते हैं, विचलनशीलता में पाते हैं, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रजागतिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि जो है मददगार साबित नहीं होता है। किसमें, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं में समझने के लिए। आगे बात करेंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी थी। इसने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्ति की यह परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है G.W. आलपोर्ट। किसकी, G.W. आलपोर्ट। G.W. आलपोर्ट की ये परिभाषा है, तो ये पढ़कर जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, अंतर्मूर्खता व बहिर्मूर्खता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित होता है। किसके द्वारा है तो ये हेस आई से क्या
अंतर्मुखता व बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित होता है, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया, हेस आइसेक के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर व्यक्त किया था? शारीरिक संरचना के आधार पर। किस पर? शारीरिक संरचना के आधार पर। तो ये आज के मोस्ट 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। इसी तरह आपको 22 कल, आज 21 है, कल 22 है, 2 दिन में आपको सारे क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएंगे। और जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।